तो हेलो बच्चों, कैसे हो? अब रीनीट का एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है और अभी तक मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में काफी ज्यादा समय दिया है, लेकिन अब चूंकि एग्जाम बहुत पास में है तो हमें बायोलॉजी भी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और यहां पे मैं आपकी हेल्प करने आ गया हूं। हम लोग डेली बायोलॉजी के एक एक दो दो चैप्टर निपटाएंगे। यहां पे पहले हम जो बात करने वाले हैं जिस चैप्टर की, वो है लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, मैं समझ रहा हूं कि आपको ये चैप्टर बड़ा छोटा सा, बड़ा नन्हा सा, बड़ा इजी सा लगता है, लेकिन इसी चैप्टर से इस बार 2 क्वेश्चन नीट 2026 में पूछ लिए गए थे। तो अगर किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की। और लिविंग वर्ल्ड में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए भाई? तो हमें पढ़ना चाहिए इनको, अर्नेस्ट मेयर को। तो अर्नेस्ट मेयर के इतनी सारी चीजों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों? तो देखो, अर्नेस्ट मेयर का जो बर्थ है वो 1904 में हुआ था और जो डेथ है वो 2004 में हुई थी। और इन्होंने अगर देखा जाए तो ये कितने दिन जिए बताओ? 100 साल जिए। इसमें इतना इंपॉर्टेंट बात कौन सी है आप ये सोच रहे होगे। खैर कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। इनको हम किन किन नामों से जानते हैं बच्चों? तो इनको हम बोलते हैं 20वीं सेंचुरी का डार्विन और इन्हें हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में 3 प्राइज जीते थे। कौन कौन से? बेल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में और क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में। अब बच्चों, यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कोई एक्स थे जिनको हम 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहते हैं, जिनको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, और जो 100 साल जिए उन एक्स का नाम क्या था? तो उन एक्स का नाम है अर्नेस्ट मेयर। तो यहां पे इतनी सारी चीज में हमें यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीजें मिली। अब हम लोग अपने मेन चैप्टर पे आते हैं। खैर, सबसे पहले हमें बात करनी है डाइवर्सिटी की। तो यार, डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बच्चों, हम जिस भी एरिया में मौजूद हैं, मान लो हम एक पार्क में बैठे, ठीक है ना, उस पार्क में जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं या जितनी भी टाइप की स्पीशीज हैं उनका नंबर, या जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनका नंबर, वो नंबर उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी शो करता है बच्चों। क्या शो करता है? बायोडाइवर्सिटी शो करता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, विविधताएं। जैसे जैसे मान लो हम लोग एक पार्क में बैठे, ये कोई भी पार्क है भाई, ये कोई भी एक पार्क है और उस पार्क में कुछ आम के पेड़ हैं, कुछ अशोक के पेड़ हैं, कुछ डॉगी टहल रहे हैं, कुछ रैबिट्स हैं, कुछ इंसान हैं। तो मान लो उस पार्क की हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी कितनी निकल के आती है? 20 बायोडाइवर्सिटी निकल के आ गई, यानी कि 20 तरह की स्पीशीज उस पार्क में मौजूद थी। लेकिन जैसे ही हम अपने देखने का तरीका पार्क से हटाकर पूरे शहर का कर देंगे, यानी कि जब हम एरिया का बढ़ाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पूरे शहर में कुछ और टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं वो वहां पे ऐड होंगे। इसी तरीके से जब हम शहर से पूरे स्टेट की बात करने लगेंगे तो बायोडाइवर्सिटी और इंक्रीज होगी। यानी कि किसी एक एरिया में जितने भी टाइप के या जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसे उस एरिया की हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों, जितने भी नंबर हैं या टाइप है ऑर्गेनिज्म के अर्थ पे प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी बोला। और बायोडाइवर्सिटी बेटा जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है, और एक समय पे आकर जब हम पूरे अर्थ की बात कर लेते हैं तो ये कांस्टेंट भी हो जाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे क्या खेल है। अब यहां पे आप इस बात को समझने की कोशिश करो जो एनसीईआरटी ने यहां पे लिखा हुआ है। बच्चों, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे शहर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, हमारे शहर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप शहर में कितने लोगों को जानते होंगे? 100 लोगों को जानते होंगे, 200 लोगों को जानते होंगे। बेटा वो लोग होंगे जिनके बारे में आप जानते हो, जिनका नाम जानते हो, उनके बारे में जानते हो। तो क्या सिर्फ आपकी नजरों में शहर में सिर्फ 200 ही लोग हैं? नहीं, शहर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जानते किनके बारे में हो? सिर्फ 200 लोगों के बारे में जानते हो। ठीक इसी तरह बेटा, ठीक इसी तरह जो अभी तक बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब की जा चुकी है हमारे अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब की जा चुकी है, यानी कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अभी तक हम लोग पहचान चुके हैं, जिनको हम उनका नाम दे चुके हैं, उन्हें डिस्क्राइब कर चुके हैं,
वो कितने हैं बेटा? वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। और ये डाटा कहां से निकल के आया बेटा? ये डाटा निकल के आया है IUCN 2004 से, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने एक 2004 में एक लिस्ट पब्लिश की। वहां पे उन्होंने बताया कि हमारे अर्थ की बायोडायवर्सिटी जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं वो है 1.7 से 1.8 मिलियन। ये बेटा इकोलॉजी में भी लिखा हुआ है। अब यहां पे बात आ रही है कि क्या अर्थ की बायोडायवर्सिटी सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन ही है? नहीं बच्चों, ये वो डायवर्सिटी है जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं भाई। ये वो लोग हैं जिन्हें आप एक शहर में जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस शहर में सिर्फ उतने ही लोग मौजूद हैं। तो यहां पे बच्चों कि एस्टिमेटेड बायोडायवर्सिटी क्या हो सकती है? ऐसे भी तो हो सकता है ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनको आप अभी तक डिस्क्राइब नहीं कर पाए। तो एस्टिमेटेड बायोडायवर्सिटी क्या हो सकती है? एस्टिमेटेड उस शहर में कितने लोग हो सकते हैं? तो यहां पे क्या बेटा, एक एस्टिमेटेड एक गैस लगाया गया, और गैस लगाया रॉबर्ट मे ने। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड बायोडायवर्सिटी है पूरे अर्थ की, वो बेटा कितनी है? 7 मिलियन। और उन 7 मिलियन में से हम लोग कितनों को डिस्क्राइब और कर पाए हैं अभी तक? 1.7 से 1.8 मिलियन को। यहां तक मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब हमारे पास में इतनी सारी बायोडायवर्सिटी है, और इतनी सारी बायोडायवर्सिटी को हम लोग क्या करें? हम लोग उसको पहचाने, उसको नाम दें, और उसको हम क्लासिफाई करें, यानी कि अलग अलग ग्रुप में रखें। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जो बायोडायवर्सिटी यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पहचानने का, उनको नाम देने का, और उनको अलग अलग समूहों में क्लासिफाई करने का काम करती है, इस ब्रांच को हम लोग बायोलॉजी की कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बच्चों? टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो ये साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेट करते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब बच्चों, मान लो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, अब हमें उसका नाम रखना है, और उसका ऐसा वैसा नाम नहीं रखना है। ऐसा नाम रखना है कि उसे भाई साहब कोई भी इस दुनिया में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो बायोलॉजी जानता है, अगर हम उसका नाम उसको बोल दें तो वो समझ जाए कि यार किस चीज की बात हो रही है। जैसे हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं? हम लोग प्याज को प्याज बोलते हैं भाई, लेकिन महाराष्ट्र में उसी प्याज को क्या बोला जाता है? कांदा बोला जाता है। और हो सकता है कहीं और कुछ और बोला जाता हो। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे एलियम सेपा, तो एलियम सेपा का मतलब हर कोई जो बायोलॉजी को जानता है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसका मतलब प्याज ही समझेगा। मैंगीफेरा इंडिका कहेंगे तो लोग उसका मतलब आम ही समझेंगे। तो इस तरह के एक सिस्टम जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग सिस्टम है जो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देता है बच्चों। क्या देता है? नाम देता है। अब इधर आओ बेटा, पर नाम हम किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते, कल्लू, सूरज, सुरेश, रमेश, ऐसा नहीं दे सकते बेटा। यहां पे भी कुछ चीजों हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो कि एनसीईआरटी ने आपको यहां पे बताई है। तो देखो बेटा, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं कि जो भी तुम नॉमेनक्लेचर, जो भी तुम नाम दे रहे हो बेटा, ठीक है ना, वो सारे बायोलॉजिस्ट को अप्लाई क्या करना चाहिए? उसे एक्सेप्ट करना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। यानी कि जो भी नाम दिया है वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो उस चीज को क्या करें? उसी मत पे हो कि हाँ भैया ठीक है, जो नाम तुमने दिया है बिल्कुल ठीक दिया है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करेक्ट होना चाहिए। दूसरा बच्चों, दूसरा बेटा यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। यानी कि साइंटिफिक नेम में ये इंश्योर होता है कि अगर मैंने तुमसे कहा कि भैया मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है, तो कोई व्यक्ति मैंगीफेरा इंडिका किसी और चीज का नाम नहीं रख सकता। यानी कि मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है वो पूरी तरीके से सिर्फ किसके लिए है? बताओ, आम के लिए है बच्चों। तो यहां पे लिखा हुआ द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। फिर तीसरी बात क्या है?
description of any organism should enable the pupil in any part of the world to arrive at the same name. जब भी किसी भी पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए किसी भी आप बायोलॉजी वाले जानने वाले व्यक्ति से आप ये कहोगे कि सुनो यार, हमने एक ऐसी ऐसी चीज देखी थी और उसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक थे, ऐसा ऐसा उसका आइडेंटिफिकेशन था, तो उसके दिमाग में वही नाम आएगा, चाहे उसकी भाषा कोई भी हो। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास में सेम नाम आना चाहिए। ठीक। उसके बाद में देखो चौथे बात क्या है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और वो जो नाम आपने स्पेसिफाई किया है वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलना चाहिए। और बच्चों इसके लिए हमने क्या बनाई, इसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किए, कुछ प्रिंसिपल सेट किए, और प्रिंसिपल और क्राइटेरिया सेट किए, कुछ लोग बिठा ले और एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे वो क्या कर सके, वो प्लांट के, वायरसेस के, एनिमल्स के, बैक्टीरिया के साइंटिफिक नाम रख सके। और यहां पे बच्चों बात हो रही है दो लोगों की, जो दो लोग हैं वो हैं ICBN एंड ICZN। बच्चों सबसे पहले तो इनके आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इस पर्टिकुलर चीज में हम क्राइटेरिया, बहुत सारे बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पे, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका नाम रखते हैं, किसका नामकरण करते हैं, प्लांट्स का नामकरण करते हैं। किनका नामकरण करते हैं बच्चों, प्लांट का नामकरण करते हैं। और अगर हमें किसी एनिमल का नामकरण करना हो तो क्या है बताओ, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहां पे फॉर है, यहां पे क्या है, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि यहां पे हम लोग किसका नाम रखते हैं, एनिमल्स का नाम रखते हैं। बच्चों किसका नाम रखते हैं, एनिमल्स का नाम रखते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया का नाम रखने के लिए भी है, ठीक है, इसी तरीके से वायरसेस का नाम रखने के लिए भी है। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने यहां पे आपको ICBN और ICZN के बारे में बताया है। तो आप समझ चुके होंगे कि भैया किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग सिस्टम के तहत नाम देना क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब शुरुआत में बच्चों क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े नाम रखे गए, बहुत बड़े बड़े, मुत्तुस्वामी चिन्नास्वामी वेणुगोपाल अय्यर, शिरडीवास ने मुत्तुस्वामी चिन्नास्वामी वेणुगोपाल अय्यर, बहुत बड़े बड़े नाम दिए गए, एक एक ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा नाम। यार लोग पागल हो गए यार कि यार एक ऑर्गेनिज्म का इतना बड़ा नाम किस तरीके से याद होगा। तो कहा भैया इसको शॉर्ट करो, तो शॉर्ट किया तो सिर्फ एक ही नाम का एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, यूनिनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया, सिर्फ एक नाम का एक ऑर्गेनिज्म दे दिया, तो वहां पे फिर कॉन्ट्रडिक्शन होने लगा। तो सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल नेमिंग सिस्टम था वो निकल के आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। क्या निकल के आया बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो नाम नामांकन पद्धति, यानी कि इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में क्या था, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक ऐसा नाम था जिसमें कितने वर्ड हैं बताओ, जिसमें दो वर्ड हैं, जिसमें दो वर्ड हैं। जैसे आप में से किसी का नाम होता होगा रोहित शर्मा, तो रोहित और शर्मा दो वर्ड हैं। इसी तरीके से बेटा यह है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो कि दिया था कैरोलस लीनियस। किसने दिया था बच्चों, कैरोलस लीनियस ने दिया था। और इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में दो नामों वाला नाम रखा गया, यानी कि दो वर्ड वाला नाम रखा गया। कैसे रखा गया बच्चों, जो किसी भी नाम का जो पहला वर्ड था वो रिप्रेजेंट कर रहा था जीनस को, और दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था स्पीशीज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चों, जीनस को, और दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पीशीज को। जैसे मान लो किसी का नाम है रोहित शर्मा, तो रोहित वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को और शर्मा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो दिया था कैरोलस लीनियस ने। अब बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्या है, इसके रूल्स। तो आओ बच्चों इसके रूल्स पढ़ लेते हैं जरा। देखो
कह रहे हैं बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम है वो कैसे हैं बताओ? लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से बनाए गए हैं, लेकिन उनको लिखने के लिए किस फॉन्ट का इस्तेमाल किया है? इटैलिक्स फॉन्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आप में से नहीं पता इटैलिक्स फॉन्ट क्या है, तो सपोज टू भी मुझे अपना नाम लिखना है रोहित, तो वो स्टाइल वाला जो फॉन्ट होता है ना भाई मेरे, इस तरीके से, ये इटैलिक्स फॉन्ट है। ये क्या है बताओ? इटैलिक्स फॉन्ट है। तो इटैलिक्स जो फॉन्ट है और वो जो हम लोग इटैलिक्स फॉन्ट से लिख रहे हैं, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है कि जो नाम है उसका ओरिजिनेशन जो है वो क्या है बताओ? लेटिनाइज्ड है। उसका ओरिजिनेशन क्या है बताओ? लेटिनाइज्ड। तो पहला रूल तो यह है कि भैया सुनो, ऐसा है कि अगर तुम्हें बायोलॉजिकल नाम लिखने हैं, साइंटिफिक नाम लिखने हैं, तो तुम्हें कैसे लिखने पड़ेंगे बताओ? इटैलिक में लिखने पड़ेंगे, जिससे यह पता चलता रहे कि इसका जन्म, इस नाम की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन लैंग्वेज से हुई है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी बात सुनो, कह रहे हैं इस नाम का, कोई भी बायोलॉजिकल नाम है, उस नाम का जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई? जीनस को। और जो दूसरा वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट को, यानी कि स्पीशीज को। ठीक है ना? किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशीज को। यानी कि दो नाम लिए गए ना, तो दो नाम में जो पहला वर्ड है वो किसका है बताओ? जीनस का। और दूसरा वर्ड है वो किसका है बताओ? स्पीशीज का। बच्चों याद रखना, स्पीशीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। दो रूल्स पक्के, आगे बढ़े। तीसरा सुनो, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अब यार यहां मसला है। मसला क्या है भाई? देखो देखो, अगर तुम कोई भी बायोलॉजिकल नेम प्रिंट करते हो, ठीक है, तो आप प्रिंट तो कर लोगे बहुत आराम से, यानी कि टाइप करते हो तो टाइप तो कर लोगे आप बहुत आराम से। कैसे? आप कुछ नहीं करोगे, आप जो है कंप्यूटर में फॉन्ट सेलेक्ट करोगे, भैया लैटिन हमको इटैलिक फॉन्ट चाहिए, और उसके बाद आप नाम लिख दोगे। लेकिन हाथ से इटैलिक्स में कैसे लिखोगे? हाथ से इटैलिक्स में कैसे लिखोगे? तो इसकी एक जुगाड़ बनाई गई। कहा गया कि ठीक है भाई, तुम कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम बायोलॉजिकल नाम लिखना चाहते हो तो तुम अगर टाइप कर रहे हो तो तुम फॉन्ट सेलेक्ट कर लो और इटैलिक्स फॉन्ट से लिखो। लेकिन अगर तुम कहीं पे हाथ से लिख रहे हो बच्चों, तो चुपचाप आप लिखो रोहित प्रताप। क्या लिखोगे? रोहित प्रताप। ठीक है, मेरा नाम है। और इसमें जीनस को अलग अंडरलाइन कर लो और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन कर लो। बेटा ऐसा नहीं करना है कि एकदम से अंडरलाइन कर लिया, नो, जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग। तो जो तुम सेपरेटली अंडरलाइन करोगे ना, ये इस चीज का मान लिया जाएगा कि हां, ये जो नाम है ये कैसे तुम लिखना चाह रहे थे? इटैलिक्स में लिखना चाह रहे थे, या यूं कहें कि जो ये नाम है ये लैटिनाइज्ड ओरिजिन को शो करता है। तीन रूल आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। पहला रूल क्या था बताओ? पहला रूल था हमेशा इटैलिक्स में लिखो। दूसरा रूल ये था कि जीनस पहला वर्ड, स्पीशीज दूसरा वर्ड। और तीसरा रूल ये था कि अगर तुम टाइप कर रहे हो तो भैया इटैलिक में टाइप करो, लेकिन अगर हैंड रिटन कर रहे हो तो जीनस और स्पीशीज के नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करो। आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों क्या है यहां पे चौथा देखो रूल क्या कहता है। चौथा रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पीशीज एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। यानी कि जब तुम पहला वर्ड जीनस का लिख रहे हो, सपोज मैं लिख रहा हूं मैंगी फेरा इंडिका, मैं लिखता हूं मैंगी फेरा इंडिका। मैं क्या लिखता हूं? मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है सर, ये जीनस का नाम है, ये स्पीशीज का नाम है। पर सर आपने गलती कर दी। क्या? आपने जीनस के नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करना था और स्पीशीज के नाम को सेपरेटली अंडरलाइन करना था। हाँ भैया ठीक है, ये तीन रूल हो गए। चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल बच्चों ये कहता है कि जो जीनस का नाम है ना, उसका जो पहला लेटर है, यानी कि एम, जो जीनस का नाम है, जो पहला लेटर है, चाहे आप हैंड रिटन लिखो चाहे आप टाइप करो, वो नाम हमेशा कैपिटल्स में होना चाहिए। वो नाम हमेशा कैसा होना चाहिए बताओ? कैपिटल्स में होना चाहिए। लेकिन स्पीशीज का नाम का जो पहला लेटर है, स्पीशीज के नाम का जो पहला लेटर है, वो ऑलवेज स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर मैं यहां पे इंडिका ऐसे लिखता, तो बच्चों ये गलत माना जाता। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंगी फेरा इंडिका,
एम कैपिटल में है और आई क्या है बताओ, स्मॉल में। फिर कहा जा रहा है कि अगर अगर कहीं पे आपको दिखता है, अगर कहीं आपको दिखता है कि साइंटिफिक नेम के बाद में क्या लिखा हुआ है कहीं पे, लिन, क्या लिखा हुआ है कहीं पे, लिन। जैसे जैसे बच्चों, जैसे मैंने यहां मैंगीफेरा इंडिका लिखा तो ये ठीक है, लेकिन ये ज्यादा ठीक कब हो जाएगा, जब यहां पे लिखा होगा लिन। लिन का मतलब बेटा ये है कि जिस बुक को फॉलो करके हम ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं, उस बुक के ऑर्थर का कौन है बताओ, कैरोलस लीनियस। उस बुक के ऑर्थर कौन है, कैरोलस लीनियस। तो ऑर्थर का नाम यहां पे लास्ट में लिखा गया है। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं बच्चों, उम्मीद है समझ में आए होंगे। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना किसी भी चीज को, फिर नोमेनक्लेचर यानी कि किसी को नाम देना। अब यहां पे वर्ड यूज हो रहा है क्लासिफिकेशन। बच्चों क्लासिफिकेशन हम लोग रोज डेली कहीं ना कहीं करते रहते हैं। जैसे जैसे मैं ये सब्जी खाता हूं, मैं ये सब्जी नहीं खाता हूं, ये हरी सब्जियां, ये हरी सब्जियां नहीं है, ये वेज है, ये नॉन वेज है, ये लड़कियों की रो है, ये लड़कों की रो है। ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, ग्रुप में डिवाइड कर दें, तो इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। तो लिखा हुआ है वही चीज, एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यानी कि किसी इजिली ऑब्जर्वेबल जो हमें कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उस बेसिस पे अगर हमने क्या किया कि कुछ चीजों का अगर हमने समूह बना दिया, यानी कि ग्रुप बना दिया कि भैया तुम पढ़ने वाले बच्चे, तुम नहीं पढ़ने वाले बच्चे, तुम टॉप 10 में आने वाले बच्चे, तुम टॉप 50 में आने वाले बच्चे, तो ये क्या है बताओ, एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। ठीक है ना, मल्टीपल स्टेप्स है। क्यों? क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पे भी क्लासिफिकेशन करते जाते हैं। तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। और हर एक स्टेप क्लासिफिकेशन का कहलाता है कैटेगरीज या रैंक। अभी आपको रैंक और कैटेगरी समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि हर एक स्टेप क्लासिफिकेशन का क्या कहलाता है बताओ, कैटेगरी कहलाता है या फिर रैंक कहलाता है। और सुनो, जो हमारे अर्ली क्लासिफिकेशंस थे, यानी कि जब ये मानव सभ्यता शुरू हो रही होगी, तो जो अर्ली क्लासिफिकेशंस थे वो सिर्फ इस बेसिस पे बेस्ड थे कि ऑर्गेनिज्म उसका यूज क्या कर रहा है। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म उसका यूज क्या कर रहा है। जैसे जैसे मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं, जैसे आपके घर में बहुत सारे रूम्स हैं, लेकिन आपने रूम्स को क्लासिफाई कर दिया होगा, ये स्टडी रूम है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है। ठीक है ना, यहां पे हम पूजा करेंगे, यहां पे हम खाना बनाएंगे। तो क्या है, आपने अपने बेसिस पे, अपने यूज के बेसिस पे क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। इसी तरीके से ये कोचिंग पहनने जाने वाले कपड़े हैं, ये पार्टी में पहन के जाएंगे, ये हम कहीं और पहन के जाएंगे, ये हम स्कूल पहन के जाते हैं। तो आपने अपने यूज के हिसाब से चीजों को क्लासिफाई किया। लेकिन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को भी अपने यूज के हिसाब से क्लासिफाई करता था। ये बात याद रखना, ये सेकेंड चैप्टर में भी लिखी हुई है बेटा बात। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि देखो, अब यहां पे दो वर्ड निकल के आपके सामने आएंगे, इनफैक्ट तीन वर्ड निकल के आपके सामने आएंगे। पहला वर्ड आपके सामने निकल के आएगा कि भैया टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी। और दूसरा वर्ड निकल के आएगा मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले बच्चे यहीं फंस जाते हैं कि सर जी टैक्सोनॉमी क्या है और मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम आइडेंटिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन करें, नॉमेनक्लेचर करें, लेकिन हम उन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करें, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करें, यानी कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करें। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे करेंगे, अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। यानी कि बच्चों साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इस साइंस की ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमने एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स की भी बात की,
स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात की, अगर हम डेवलपमेंट की बात की, हमने डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात की, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस की बात की, हमने भाई साहब क्या किया बताओ, हमने जो है एसेंशियल कैरेक्टर्स की भी बात की, तब हम इसको क्या बोलने लगते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलने लगते हैं। यानी कि आम भाषा में अगर हम लोग बात करें कि एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस के बेसिस पे अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उसको नॉमेनक्लेट किया, उसको क्लासिफाई किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी। बच्चों बहुत ध्यान से याद रखना, टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी दो अलग अलग बातें हैं। एक में सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल क्राइटेरिया के बेसिस पे बात कर रहे हैं और एक में हम लोग एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स भी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो यहां पे है सिस्टमैटिक्स, ठीक। अब सिस्टमैटिक्स भी बेटा अपने आप में एक चीज है, जरा समझो, बहुत आसान चैप्टर है ये, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पकड़नी है। देखो भैया सिस्टमैटिक्स क्या होता है, पहली बात तो जो सिस्टमैटिक्स है ये एक टर्म है सिस्टमा, जो कि एक लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है, जिसका नाम होता है सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहां पे भी हम ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट ही कर रहे हैं, यहां पे भी हम लोग ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हैं भैया, अरेंजमेंट कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी में भी हम लोग क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में भी क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे। लेकिन यहां पे ये जो सिस्टमैटिक्स है, यहां पे थोड़ा ज्यादा सिस्टमिक वे से अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है ना। तो सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। यहां पर क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहां पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफिकेशन भी करते हैं। और ये सब किस पे बेस्ड है बताओ, ये सब एक्सटर्नल फीचर पे भी बेस्ड है, इंटरनल फीचर पे भी बेस्ड है, और साथ ही साथ हम लोग यहां पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं दो ऑर्गेनिज्म का। तो यानी कि नॉर्मल टेक्सोनॉमी में या नॉर्मल मॉडर्न टेक्सोनॉमी में अगर हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जोड़ दें, तो बात किसकी होने लगती है, सिस्टमैटिक्स की होने लगती है। किसकी बात होने लगती है बताओ, सिस्टमैटिक्स की होने लगती है। और बेटा ये जो टर्म था सिस्टमैटिक्स, ये किसने सबसे पहले यूज किया था, ये बेटा यूज किया था कैरोलस लीनियस ने, क्योंकि इनके बुक का नाम था सिस्टमा नेचुराई, और सिस्टमा नेचुराई किसने रिटन की थी, कैरोलस लीनियस ने। बच्चों याद रखना, यहां पे दो बुक्स हैं जो कैरोलस लीनियस ने लिखी हैं, एक तो आपको यहां पे एनसीईआरटी में जिक्र है एक चीज का, और एक का नहीं है। बच्चों सिस्टमा नेचुराई कैरोलस लीनियस ने लिखी, स्पीशीज प्लेंटेरम कैरोलस लीनियस ने लिखी। लेकिन थोड़ा और डीप में अगर इसको समझो, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि सिस्टमा नेचुराई जो कि कैरोलस लीनियस ने लिखी थी, उसमें सिस्टमिक अरेंजमेंट की बात थी, या सिस्टमैटिक्स की बात थी, किसके, एनिमल्स के। किसके बताओ, एनिमल्स के। और स्पीशीज प्लेंटेरम में भी सिस्टमैटिक्स की बात थी, लेकिन किसके, प्लांट्स के, ठीक है ना, प्लांट्स के। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में अब यहां पे बात हो रही है टेक्सोनोमिक हायरार्की की। तो बच्चों टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या चीज होती है, जरा आओ इस चीज को भी देख लेते हैं। तो हम लोग एक बहुत बेसिक कहना चाहिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, और आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में भी आएगी। तो देखो क्या हायरार्की क्या है। मान लो आपने देखा होगा, बहुत नॉर्मल सी बात लेते हैं, आपने देखा होगा कि पुलिस है, पुलिस सिस्टम में होमगार्ड होता है, होमगार्ड से ऊपर कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल से ऊपर एसआई होता है, एसआई से ऊपर इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर एसएचओ होता है, एंड सो ऑन, ऐसे एसपी, डीआईजी, डीजीपी तक चले जाते हैं। सही बात है ना। ये क्या है, हर एक पर्टिकुलर चीज क्या शो कर रही है, कैटेगरी को शो कर रही है। हर एक चीज किसको शो कर रही है, कैटेगरी को या रैंक को शो कर रही है। तो होमगार्ड एक कैटेगरी है, एक रैंक है बच्चों। इसी तरीके से कांस्टेबल भी एक कैटेगरी है, एक रैंक है बच्चों। इसी तरीके से दरोगा भी एक कैटेगरी है, एक रैंक है बच्चों। इसी तरीके से इंस्पेक्टर भी एक कैटेगरी है, एक रैंक है बच्चों। लेकिन अब कितना अजीब लगेगा ना कि होमगार्ड को एसपी सैल्यूट कर दे और उसको सर बोले, लगेगा अजीब। कितना अजीब लगेगा जब भाई साहब एक इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को सर बोलता हो। तो यहां पे क्या किया गया, हमने इनकी हायरार्की सेट की, जिसमें हमने यह समझने की कोशिश की कि होमगार्ड से बड़ा कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल से बड़ा एसआई होता है, एसआई से बड़ा इंस्पेक्टर होता है। तो हमने एक क्या कर दिया, एक हायरार्की में सेट कर दी इन कैटेगरीज को।
ठीक ठीक इसी तरह बच्चों, ठीक इसी तरह ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। इन सारी कैटेगरीज को हमने क्या किया, सारी कैटेगरीज को हमने रखा और एक हायरार्की के वे में रखा। ठीक, अब सुनो आगे की बात क्या है। ये है बेटा वो कैटेगरीज, ये सभी क्या है बताओ, कैटेगरीज। जैसे हमने यहां पे से हमने कहा होमगार्ड, इसको हमने कहा कांस्टेबल, इसको हमने कहा एसआई, इसको हमने कहा इंस्पेक्टर, इसको हमने कहा भैया एसएचओ। तो ये सब क्या है बताओ, ये सब चीजें क्या है बताओ, कैटेगरी शो कर रही, और इनका एक क्रम क्या है बताओ, टेक्सोनोमिक हायरार्की है। यानी कि हर एक पर्टिकुलर चीज जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं या टेक्सोनोमिक रैंक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं या टेक्सोनोमिक रैंक कहते हैं। और इनका एक अरेंजमेंट क्या कहलाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। इतनी बातें शायद आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां पे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सपोज स्पीशीज भी एक कैटेगरी है ना मेरे भाई, जीनस भी एक कैटेगरी है, फैमिली भी एक कैटेगरी है, ऑर्डर भी एक कैटेगरी है, क्लास भी एक कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। हर एक कैटेगरी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि आपने बहुत सारे होमगार्ड को एक तरफ रख दिया कि भैया तुम सब होमगार्ड हो, तो आपने ग्रुप में ही तो बांटा। आपने कांस्टेबल को एक तरफ रख दिया कि भैया तुम सब कांस्टेबल हो, तो आपने ग्रुप में बांटा। ठीक है ना। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि ईच कैटेगरी डिनोट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सभी कैटेगरी क्या है बताओ, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों। ठीक है ना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन इन सभी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो क्लास एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ऑर्डर एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, फैमिली एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। या यूं कह दे फैमिली क्या है, एक रैंक है, एक जीनस है। ऑर्डर एक रैंक है, कैटेगरी है। ऑर्डर क्या है, एक रैंक है, कैटेगरी है। और ये सब क्या है, यूनिट है क्लासिफिकेशन की। और इनको हमने एक क्या रख दिया, एक फॉर्म में हमने एक सजाया, एक सिस्टमिक वे में इनको हमने सजाया, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। एक बात तो ये, अब जब ये हायरार्की हमने बनाई तो इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सबसे छोटी यूनिट क्या थी, सबसे छोटी यूनिट क्या थी भैया, होमगार्ड। सबसे छोटी यूनिट क्या थी, होमगार्ड। और सबसे बड़ी यूनिट क्या थी, डीजीपी। तो जो सबसे छोटी यूनिट है यहां पे इसको क्या बोलते हैं, स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है बच्चों, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन। बच्चे यहां क्या गलती करते हैं, कहते हैं भैया इनमें से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इनमें से कुछ भी हो सकता है। स्पीशीज भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जीनस भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, फैमिली भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है बताओ, स्पीशीज है। सबसे सबसे बेसिक कैटेगरी इस हायरार्की की कौन है बताओ, स्पीशीज है। और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन है बताओ, किंगडम है। समझ गए। तो इस तरीके से जो कैटेगरीज हैं, जो रैंक है, उनका सिस्टमिक अरेंजमेंट क्या कहलाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। क्या कहलाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। अब इसी टेक्सोनोमिक हायरार्की को हमने पढ़ना है बच्चों। देखो इसको याद करने का तरीका है पीसीओ फंगस। पीसीओ फंगस क्या है बताओ, पीसीओ फंगस। पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, फा फॉर फैमिली, गा फॉर जीनस, सा फॉर स्पीशीज। तो इसको हम याद कर सकते हैं पीसीओ फंगस। और जो सबसे ऊपर बैठा है बेटा वो तो किंग है। तो किंग सबसे ऊपर है, उसके बाद क्या है बताओ, पीसीओ फंगस। तो इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है। अब बच्चों मैं इसको समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल से। सपोज मान लो आप लोग स्कूल में बैठे और स्कूल में कुछ गुंडे आ गए। स्कूल में क्या आ गए भाई, कुछ गुंडे आ गए। अब स्कूल में कुछ गुंडे आए तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस स्कूल की बिल्डिंग में हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस स्कूल की बिल्डिंग में हैं, उन सब ऑर्गेनिज्म को नीचे लेकर आओ। उन सब ऑर्गेनिज्म को क्या करो भैया, नीचे लेके आओ। तो वहां पे स्कूल की बिल्डिंग में बेटा सभी लोग नीचे उतर के आएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो एक बिल्ली हो, चाहे वो एक मक्खी हो, चाहे वो एक लिजर्ड हो,
क्योंकि उसने कहा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब नीचे लेके आओ। तो जब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जब वो सब नीचे आएंगे बेटा, तो वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और उन इंडिविजुअल्स के आपस में बीच में जो सिमिलरिटीज हैं वो बहुत कम होगी। अरे बताओ, मच्छर और आप में क्या सिमिलरिटी? कोई सिमिलरिटी नहीं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत ज्यादा, लेकिन सिमिलरिटीज बहुत कम। और सिमिलरिटीज कम है तो क्या चीज ज्यादा है? वेरिएशंस। क्या चीज ज्यादा है? वेरिएशंस। ठीक इसी तरह बच्चों, जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर से नीचे आएंगे बेटा, देखो जैसे इस हायरार्की में हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे भैया? देखो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल किस में होंगे? किंगडम में। जब उस गुंडे ने कहा था कि भैया सब लोगों को नीचे लेके आओ, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फिर उसने कहा कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, जितने भी इंसान हैं उनको नीचे लेके आओ। और जैसे ही उसने कह दिया कि जितने भी इंसान हैं इनको लेकर नीचे आओ, तो जो आप लोग मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली जो लेके आ रहे थे नीचे, या जो प्लांट्स लेके आ रहे थे नीचे, वो आपने साइड में रख दिए। यानी कि अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गए? कम हो गए। सिमिलरिटीज क्या हुई बताओ? वो बढ़ी। और वेरिएशंस क्या हुए बताओ? कम हुए। यानी कि अब कम से कम सारे इंसान तो हैं। तो जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जाएंगे, वेरिएशंस उनमें कम होते जाएंगे, और सिमिलरिटीज उनमें बढ़ती जाएंगी। कैसे? अब फिर उसने अपना दिमाग बदला और उसने कहा कि नहीं नहीं, सब इंसान छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को नीचे लेकर आओ। तो अब क्या हुआ बच्चों कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल और कम हो गए। तो जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, नॉन टीचिंग स्टाफ थे, वो सब हट गए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो गए, वेरिएशन कम हो गया, क्योंकि अभी तक प्रिंसिपल भी आ रहा था, टीचर भी आ रहे थे, बच्चे भी आ रहे थे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ रहा था। और सिमिलरिटीज बढ़ गई, यानी कि अब सिर्फ बच्चे ही नीचे उतर के आ रहे हैं। और एक स्टेप आगे बढ़ा, उसने कहा नहीं, सिर्फ क्लास 11th वाले बच्चों को लेकर आओ। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बच्चों और कम हो गए, वेरिएशंस और कम हो गए, और सिमिलरिटीज और बढ़ गई, क्योंकि अब सिर्फ जो नीचे उतर रहे हैं वो क्लास 11th के ही बच्चे हैं। तो इसी तरीके से बच्चों, जब हम लोग इस हायरार्की में किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जाएंगे, वेरिएशंस कम होते जाएंगे, और सिमिलरिटीज बच्चों बढ़ती जाएंगी। ठीक इसके अपोजिट, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते चले जाएंगे, वेरिएशंस बढ़ते चले जाएंगे, और सिमिलरिटीज सबसे कम होती चली जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज की बात करें, इसका मतलब बच्चों यह है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज की बात करें, तो स्पीशीज में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पीशीज में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, यानी कि जो आपस में सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज कैरी करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज में रहते हैं। तो स्पीशीज क्या है? स्पीशीज है बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन की। और बच्चों, जो एक ही स्पीशीज में जो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड है, यानी कि एक ही स्पीशीज में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? और अगर मान लो हमें दो स्पीशीज को क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है कि भैया ये एक स्पीशीज का है, ये एक स्पीशीज का है, तो हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, लेकिन उनमें क्या है? उनमें थोड़ी भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार लग तो रहा है कि आपस में पास पास की ही स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, यानी कि ये सेम स्पीशीज को बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन इनकी स्पीशीज और इनकी स्पीशीज में कुछ तो है, कुछ तो रिश्ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अगर टाइगर को देखो और एक आप लेपर्ड को देखो, तो आप ये जानोगे कि भैया ये एक जैसे तो नहीं है, लेकिन इनमें कोई रिलेशनशिप तो जरूर है, यानी कि ये आसपास की ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। समझ में आया? अब देखो बेटा, यहां पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? जीनस की। अब देखो, इसको याद करना बहुत आसान है, इन सबको याद करना बहुत आसान है। क्या? देखो, स्पीशीज क्या है भाई? स्पीशीज है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
जो भी ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज में होते हैं उनमें भाई साहब बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज में होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आगे देखो, ग्रुप ऑफ स्पीशीज फॉर्म जीनस, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज मिलकर क्या बना सकती हैं, जीनस बना सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बना सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारी फैमिली मिलकर क्या बना सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं। बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्या बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं। बहुत सारे क्लास मिलकर क्या बना सकते हैं, फाइलम बना सकते हैं। बहुत सारे फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम बनाते हैं। तो अगर कभी आपको डेफिनेशन याद करनी है तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस कॉल्ड फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म क्लास। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब यहां पे जरा एग्जांपल देखो, क्योंकि एग्जांपल यहां पूछे जा सकते हैं। क्या है भाई, देखो एग्जांपल, जीनस की बात हो रही है, कह रहे हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड जीनस, यानी कि स्पीशीज का ग्रुप क्या कहलाता है, जीनस कहलाता है। या ऐसे मान के चलो कि जीनस वो चीज है जिसमें बहुत तरह की स्पीशीज हैं, लेकिन जो स्पीशीज हैं जिनका वो ग्रुप है वो स्पीशीज आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रखती हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप क्या हो जाता है, जीनस हो जाता है। और बच्चों एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती हैं। जैसे बच्चों, जैसे पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है। और अगर हम कहने लगे पैंथेरा लियो तो ये नाम होता है लॉयन का। अगर हम कहने लगे पैंथेरा पार्डस तो ये नाम होता है लेपर्ड का। अगर हम कहने लगे पैंथेरा टिग्रिस तो ये नाम होता है टाइगर का। तो बच्चों यहां पे लियो, पार्डस, टिग्रिस क्या है बताओ, स्पीशीज हैं, जबकि पैंथेरा क्या है, जीनस है। ठीक, दूसरी चीज समझने की कोशिश करो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सोलेनम की, तो सोलेनम क्या है, एक जीनस है। और सोलेनम मेलनजिना, मतलब सोलेनम के आगे हमने मेलनजिना कह दिया तो ये किसका बताओ नाम, साइंटिफिक नाम है ब्रिंजल का, जिसमें सोलेनम जीनस है और मेलनजिना क्या है बताओ, स्पीशीज। फिर हमने कहा सोलेनम ट्यूबरोसम, तो यहां पे ट्यूबरोसम और मेलनजिना क्या है, स्पीशीज हैं। और सोलेनम ट्यूबरोसम नाम किसका होता है बताओ, पोटैटो का होता है। यानी कि ट्यूबरोसम और मेलनजिना स्पीशीज ने मिलकर क्या बनाया, एक जीनस बनाया जिसका नाम क्या है, सोलेनम। ठीक है ना, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ो। फिर फैमिली क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जीनस मिलकर, क्लोजली रिलेटेड जीनस मिलकर क्या बना सकते हैं बताओ, फैमिली बना सकते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस फॉर्म फैमिली। जैसे जैसे फैलिडेई कैट फैमिली है बच्चों, आपने तो सुना होगा ना कि बिल्ली मौसी होती है शेर की तो जो फैलिडेई है वो कौन सी है, कैट फैमिली है। और इस फैलिडेई फैमिली में फेलिस और पैंथेरा ये जीनस है बच्चों। क्या है बताओ, फेलिस और पैंथेरा क्या है, जीनस। इस वाले जीनस में बहुत सारे तरह के लॉयन, टाइगर, लेपर्ड वगैरह आते हैं, और इस वाले जीनस में बहुत सारी तरह की और अदर कैट्स आती हैं। तो यहां पे फैलिडेई फैमिली में फेलिस और पैंथेरा क्या है, जीनस, यानी कि जीनस, रिलेटेड जीनस ने मिलकर क्या बना दी, फैमिली। ठीक इसी तरीके से बताओ ट्यूनिया, सोलेनम और धतूरा ये सब क्या है, जीनस, और रिलेटेड जीनस ने क्या बताया बताओ, सोलेनेसी फैमिली बना दी। ठीक इसी तरीके से बच्चों जो कैनिडेई फैमिली होती है वो किसकी होती है, डॉग की फैमिली होती है, पूछा जा चुका है बच्चों। फैलिडेई फैमिली किसकी है, कैट की, और कैनिडेई फैमिली किसकी है, डॉग की। क्लियर। अब ऑर्डर की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को क्या बोलते हैं भाई मेरे, ऑर्डर बोलते हैं। जैसे पॉलीमोनियल्स क्या है, ऑर्डर है, और इसमें फैमिली है कॉन्वोलुलेसी और सोलेनेसी। तो एक ऑर्डर में रिलेटेड फैमिली हो सकती है। जैसे कार्निवोरा, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। कार्निवोरा क्या है, जो मांसाहारी। कार्निवोरा एक ऑर्डर है, और कार्निवोरा ऑर्डर में फैलिडेई और कैनिडेई यानी कि कैट फैमिली और डॉग फैमिली क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। यानी कि ये दो रिलेटेड फैमिली ने मिलकर क्या बनाया, एक ऑर्डर बनाया जिसका नाम क्या है, कार्निवोरा। ठीक इसी तरीके से बच्चों क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, क्लास। जैसे मेमेलियन एक क्लास है, ठीक है ना, और इसमें प्राइमेटा जिसमें मंकी आता है, गिब्बन आता है, गोरिल्ला आता है,
और कार्निवोरा जिसमें हम समझ चुके हैं डॉग, कैट, टाइगर आते हैं। तो रिलेटेड ऑर्डर मिलकर क्या बना लिया, एक क्लास बना लिया। ठीक इसी तरीके से बच्चों जो रिलेटेड क्लास है मिलकर क्या बना लेते हैं, फाइलम बना लेते हैं। भाई मेरे फाइलम बोले तो जैसे कॉर्डेटा एक फाइलम है, आप जानते हो कि जिनमें नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है उनको हमने एक फाइलम में रखा जिसका नाम है कॉर्डेटा। और उस फाइलम में बेटा बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे क्लास स्पाइसिस, क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मेमेलिया। ठीक है ना। तो एक जो है फाइलम में बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं बच्चों। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, जब हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट में कभी भी फाइलम की बात नहीं की जाती। प्लांट में वर्ड फाइलम ना यूज करके हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, डिवीजन। और डिवीजन क्या है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो डिवीजन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए। और इसमें थैलोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म ये सब क्या है बताओ, डिवीजन है। और फिर यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा राजा। राजा कौन है भाई मेरे, हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। और किंगडम में अकॉर्डिंग हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी कि अगर हम लोग एक बार फिर से देखने की कोशिश करें तो एक एनिमेलिया किंगडम में बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं, एक फाइलम में बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, एक क्लास में बच्चों बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली हो सकती है, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं और एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ठीक है ना। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की भाई साहब रैंक बेस्ड है, यानी कि किसकी रैंक ज्यादा है, किसकी रैंक कम है, किसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, किसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो ज्यादा सिमिलर है, किसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो लेस सिमिलर है। इस बेस्ड पे हमने किन्हें हायरार्की के फॉर्म में सेट किया है, जो कि किंगडम से लेकर स्पीशीज तक की है। अब बच्चों जिससे क्वेश्चन इस बार भी आया था और आता रहेगा और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो ये टेबल है। कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको ये जो है इसको याद कर लेना। 4 ही लोग हैं भाई। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं कि भाई ये कॉमन नेम बता रहे हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। अब इनका बायोलॉजिकल नेम बताओ। तो मैन का होता है होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका, वीट का होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। अब जो होमो सेपियंस है या मस्का डोमेस्टिका है ये किस जीनस में आ रहे हैं, इनका जीनस क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल नेम है उसका फर्स्ट वर्ड क्या बताता है बताओ, जीनस को बताता है। तो होमो सेपियंस का जीनस होमो, मस्का डोमेस्टिका का मस्का, मैंगीफेरा इंडिका का मैंगीफेरा। फिर बच्चों ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो होमो सेपियंस किसको बिलोंग करता है, होमिनिडेई को, मस्का डोमेस्टिका मस्किडेई को, मैंगीफेरा इंडिका एस्टरेसी को और ट्राइटिकम एस्टिवम पोएसी। फिर इसी तरीके से इनके ऑर्डर हैं, फिर इसी तरीके से इनके क्या हैं, क्लास। चूंकि बच्चों ऊपर वाले 2 एनिमल्स हैं, ऊपर वाले 2 क्या हैं बताओ, एनिमल्स हैं, तो इनमें फाइलम की बात हो रही है। ये फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम है, ऑर्थोपोडा फाइलम है। लेकिन नीचे वाले 2 मैंगो और वीट क्या है, प्लांट्स। तो हम यहां पे फाइलम की बात ना करके किनकी बात करते हैं, डिवीजन की। और ये डिवीजन कौन सा है बताओ, एंजियोस्पर्मी है। डिवीजन कौन सा है बताओ, एंजियोस्पर्मी है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है। इसी के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।